Hello, good evening everyone. Sorry for the inconvenience. नहीं, अभी भी नहीं चला. Wait for a moment. Yeah. I've come again. गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप आई एम ऑडिबल नाउ. प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है सबको. चलिए, लास्ट क्लास में हमने अब तक के राष्ट्रपति देखे थे. आज हम पॉलिटी को ही कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी को आगे देखते हैं. आज हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे. यस, आई एम ऑडिबल नाउ. चलिए शुरू करते हैं. मैंने लास्ट अभी आपको बताया था कि हमारे जी के वन लाइनर सिर्फ वन लाइनर ही नहीं है, वन लाइनर तक ही सीमित नहीं है. मैं बाकी के 3 ऑप्शंस को भी आपको इलैबोरेट करती हूं, प्लस उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं हम उसका डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं. तो चलिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और आ जाइए. अगर आपने अभी तक रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी से लेकर लोअर पीसीएस तक या फिर और पुलिस कांस्टेबल, रेलवेज या टीचर्स एग्जाम, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो है रविंद्रास आईएएस ऑफिशियल. शुरू करते हैं फिर आज की क्लास. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, मार्शल कोर्ट या सत्र अदालत या सेशन कोर्ट. भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मार्शल कोर्ट या सेशन कोर्ट. कमेंट करिए. सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? जी नहीं, सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट है.
भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत एपेक्स कोर्ट उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, भारतीय संविधान के ये भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 जो अभी हाल ही में हुआ है के तहत न्यायाधीशों की संख्या कुल 30, जो पहले 30 थी उससे बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 33+1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। तो पहली बात राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों के साथ और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? टिंकू, लास्ट इज सेशन कोर्ट, लेकिन यहां सबसे ऊंची और अंतिम, जहां पर आपको हम शुरुआत करते हैं सेशन कोर्ट से, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो यहां बॉटम टू टॉप का काम होता है, टॉप टू बॉटम नहीं होता है। तो इसलिए अंतिम जो पूछा जाएगा तो अंतिम सुप्रीम कोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? तो अकेले सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है, सभी न्यायालयों द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं। कमेंट करिए, मुझे बताइए कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है? अकेले सुप्रीम कोर्ट के पास में है, हाई कोर्ट के पास है, सभी न्यायालयों के पास है, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये दोनों के पास है। संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान के मूलभूत विशेषता है। तो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो संविधान की मूलभूत विशेषता है, तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन के द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही इसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन के बाद भी ना तो इसे हटाया जा सकता है, ना ही इसमें कटौती की जा सकती है, क्योंकि संविधान द्वारा न्यायपालिका को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो कौन सा ऐसा फेमस केस था जिसमें न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस या ए.के. गोपालन केस? कौन सा केस था जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाता है या उठाया गया था? तो गोलकनाथ केस था, केशवानंद भारती केस था, मिनर्वा मिल केस था या ए.के. गोपालन केस था? कमेंट करिए, मुझे बताइए।
जी, ऑप्शन बी, डी, ज्यादातर लोग यही कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। कब हुआ था ये केस? तो गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर इसमें सवाल उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जितने भी अधिकार हैं उनका क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, उसको आगे और इन्फिनाइट कर दिया जा सकता है, या फिर उसकी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये कौन कैसे कर सकते हैं? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, ऑप्शन ए, संसद द्वारा बनाए गए कानून से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कानून बनाकर बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल ये कहता है? तो आर्टिकल 138 138 के अनुसार संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो अतिरिक्त अधिकारिता मतलब आगे और भी ज्यादा अधिकार, राइट्स और पावर कैसे दिए जा सकते हैं? तो संसद द्वारा विधि बनाकर। कौन से आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल है 138। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, या जनहित विवाद से। न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, या जनहित विवाद से। चलिए, जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, वहां जाइए, मुझे ज्वाइन करिए ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ सकूं। मैं फेसबुक पे कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूं। सक्रियता माने एक्टिवनेस, बेसिकली आप एक्टिव कैसे हैं। ठीक है, तो एक्टिव न्यायपालिका, न्यायिक की सक्रियता कैसे एक्टिव होती है? क्योंकि वो लोगों के विवादों पर काम करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आमतौर पर न्यायिक सक्रियता में जनहित विवादों का ही बोध होता है। भारत में जनहित विवादों की अग्रणी न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती को प्रमुख माना गया है। तो जो जनहित विवादों को आगे लेकर आए गए हैं, तो उनमें न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती, ये दो नाम याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो जनहित विवादों के अग्रणी न्यायाधीश।
कौन थे? VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती। न्यायिक सक्रियता जनहित विवादों से बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। PIL की फुल फॉर्म क्या है? PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड और पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। Yes, A is the right answer. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देख लेते हैं इसके बारे में। तो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ठीक है। तो ये क्या है जनहित याचिका? तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि लोकहित के मामले में, जो लोगों के हित में है, में कोई व्यक्ति या संगठन किसी तृतीय पक्ष यानी कोई थर्ड पार्टी अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, एंड मैं वहां मौजूद हूं, तो मैं बीइंग अ थर्ड पार्टी PIL डाल सकती हूं उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। तो ये किसी में भी डाला जा सकता है, किसी में भी याचिका दायर की जा सकती है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। किसी तृतीय पक्ष का जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में रिट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 226 में भी रिट हैं जो राज्य से रिलेटेड है, जो हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं, की शरण ले सकता है। इसके अलावा विगत कुछ वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने साधारण पोस्ट कार्ड के माध्यम से, ठीक है, या समाचार पत्रों में छपी खबरों से जो जनहित से जुड़े हों, तो ऐसी कोई खबर जो जनहित से जुड़े हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय या वाद स्वीकार कर सकता है। तो वाद के रूप में स्वीकार किया और उस पर जनहित याचिका में निर्णय, उच्चतम न्यायालय की इस प्रक्रिया को ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, ओके ऋषिकेश, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यायिक सक्रियता क्या है, सक्रियता क्या है, ठीक है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता जनहित वाद विवाद से सीधे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि के उचित प्रक्रिया का, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, विधि का शासन या पूर्वोदाहरण तथा अभिसमय। न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन या पूर्वाधारण तथा अभिसमय।
जी नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विधि का शासन। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 32 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, 131, 136, 141, 143, 226 जिसमें रिट है, 227, 245 और 246 एंड 372 ये आर्टिकल्स हैं के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि का शासन को बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं खुद की क्लासेस में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को, लोकसभा को। तो संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को या लोकसभा को? यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है। वह संविधान का निर्वचन करता है और संसद द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता की जांच अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा करता है। साथ ही नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में वह रिटें जारी करता है, जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 में दी गई हैं, कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की वो न्याय पुनरावलोकन के द्वारा उनकी समीक्षा करता है। हमारे मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो आर्टिकल 32 रिट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में हम रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के रक्षक किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आपने अभी तक रविंद्रास 24x7 डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और रविंद्रास न्यूज एनालिसिस, ये डेली बेसिस पर आपको न्यूज प्रोवाइड की जाएंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो रविंद्रास आईएएस ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसी एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अंग है। तो किस वाद में, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक प्रमुख अंग है? तो बेरुबारी केस, सज्जन सिंह वाद, गोलखनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद। तो ऐसा कौन सा केस है? तो किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रमुख अंग है?
चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973। तो केशवानंद भारती केशवानंद भारती बनाम केरल, तो केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना, ठीक है, मौलिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग स्वीकार किया। तो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का प्रसाद यानी कि पूरा का पूरा जो उसका लिखा हुआ जो उसमें चीजें हैं उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्वों को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढल जाएगा या ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा जो अभी वो है। यानी अगर पूरी चीजों में से बेसिक स्ट्रक्चर को ये हटा दिया जाए या उसमें से कुछ ऊपर नीचे कुछ शब्दों को हटा दिया जाए, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किया जाए तो वह संविधान ही रह जाएगा। ठीक है, अर्थात अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कथन था, इस केस में उन्होंने यह कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 147 तक सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर करते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यस, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या इनमें से कोई नहीं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है?
चलिए, तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अभिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 156 खंड 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्यात पद प्रसाद पर्यत पर पद धारण करेगा। 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सही लेख द्वारा अपना पद त्याग, तो अपना पद जो है वो रिजाइन किसको देगा? तो राज्यपाल राष्ट्रपति को ही रिजाइन देगा। आर्टिकल 156(3) के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि धारण करेगा। तो इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर होता है 5 इयर्स। ये अपना पद किसको, अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और इनका चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनका चुनाव करते हैं आर्टिकल 155 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो क्या कोई एक व्यक्ति एक राज्य से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, हाँ नहीं, केवल अस्थायी तौर पर, कभी नहीं। तो एक व्यक्ति को एक राज्य से ज्यादा राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हाँ नहीं, केवल अस्थायी तौर पर या कभी नहीं। चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, तो केंद्र की तरह राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, जिसे मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। तो कार्य किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह पर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 153 अनुच्छेद आर्टिकल 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ये कब हुआ? ये हुआ 7वें संवैधानिक संशोधन में। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद यह जोड़ा गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे, ठीक है, नॉमिनेट करे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्य सचिव बनेगा? अगर कार्य के दौरान किसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उस राज्य का राज्यपाल कौन बनता है? राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उस राज्य का राज्यपाल वो बनेगा जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए
तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बनेगा। संविधान के अनुच्छेद 160, कौन से अनुच्छेद में? 160 में कहा गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की मृत्यु का निर्वहन संबंधी उपबंध करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता की स्थिति में राज्य के राज्यपाल की कृत्यों की निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझे। तो बाकी के जो काम होंगे उसके लिए वह राष्ट्रपति ही है जो ठीक समझे वो वह कर सकता है, या फिर वो किसी को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं? तो राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं गवर्नर। तो देखिए, जैसे नेशनल लेवल पे, जैसे यूनियन लेवल पर आपके राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वैसे ही स्टेट लेवल पे होते हैं गवर्नर। तो राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष गवर्नर। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल गवर्नर में निहित हैं, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद करती है। ठीक है, तो ये शक्तियां निहित किस में है? गवर्नर में, लेकिन व्यवहारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग करती है मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 154 और 163, कौन से अनुच्छेद? संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 के प्रावधानों का सम्मिलित निष्कर्ष यह है कि गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस समय के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है।
क्या नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्री परिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करना। इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री के जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उनमें से नहीं है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति जो कर्तव्य है, इनमें से कोई एक वो नहीं है। तो कौन सा वो कर्तव्य है जो मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति नहीं है? यस, ऑप्शन ए, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना नहीं देता है। अनुच्छेद 167, ठीक है, के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्री परिषद के सभी विनिश्चयों, प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करता है। तो 167 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्री परिषद की सभी विनिश्चयों, प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में सूचित करता है और यह उसका कर्तव्य भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? तो कौन सा वो आयोग था जिसने राज्यपाल की समाप्ति की अनुशंसा की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, राजमन्नार आयोग। ये सारे ही आयोग केंद्र राज्य संबंधित संबंधों पर बनाए गए थे, ठीक है। इनमें से किसी एक आयोग ने यह कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, इसकी समाप्ति की अनुशंसा की थी। तो वह कौन सा आयोग था? जितने भी लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, वहां जाइए, वहां मुझे ज्वाइन करिए। मैं फेसबुक पे कमेंट नहीं पढ़ सकती हूं। चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजमन्नार आयोग की सिफारिश थी तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र कंडम डीएमके सरकार ने वर्ष 1979 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमन्नार आयोग, तो राजमन्नार आयोग कौन सा था? तमिलनाडु डीएमके सरकार द्वारा आयोग बनाया गया था राजमन्नार आयोग 1979 में। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल पद की समाप्त करने की अनुशंसा की थी, ठीक है। यस, आशु सिंह, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का गठन कैसे होता है? राज्य विधान परिषद का गठन कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा, मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा। तुम राज्य विधान परिषद का गठन कैसे होता है? कमेंट करिए, मुझे बताइए जल्दी। नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निर्वाचन मंडल द्वारा। तो राज्य विधान परिषद का गठन
ने निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं। तो कौन कौन इस निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं देख लेते हैं। तो पहला है राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों हो जिन संसद के विधि द्वारा विनिर्दिष्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष के स्नातक हो। तो इस निर्वाचन मंडल में कौन होता है? नगर पालिका, जिला बोर्ड, नगर पालिका और जिला बोर्ड और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी जो संसद द्वारा विधि द्वारा विनिर्दिष्ट हो। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष तक स्नातक प्राप्त होने। थर्ड है राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में से निम्न स्तर की पाठशालाओं में कम से कम 3 वर्ष की अध्यापन कार्य में लगे व्यक्ति हों। फोर्थ, राज्य की विधानसभा के सदस्य भी शामिल हो। ठीक है। तो कौन होते हैं निर्वाचन मंडलों में, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है? राज्य विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या बिहार। तो कहां नहीं है राज्य विधान परिषद, कहां नहीं है? कमेंट करिए, बताइए मुझे। जी शुभम, एब्सोल्युटली राइट। तो ऑप्शन ए राजस्थान में नहीं है। कहां है? 8 स्टेट्स में है। तो राजस्थान में राज्य विधान परिषद नहीं है। कहां है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व है। तो ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहां पर ये दोनों हैं और जहां राज्य विधान परिषद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्यों नहीं रहा? तो राज्य विधान सभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तीस दिन में, 14 डेज में, 60 डेज में या 19 डेज में? राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? तो कितनी दिनों में जो धन विधेयक है राज्य विधानसभा द्वारा विधान परिषद, कितने अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? यस, 14 डेज में। तो संविधान के अनुच्छेद 198 में राज्य विधान मंडल में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। तो राज्य विधान मंडल में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 198। धन विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात
विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और विधान परिषद के विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 डेज की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी। ठीक है, अपनी सिफारिशों के साथ वे उन्हें लौटा देगी 14 डेज की अवधि के भीतर। अंततः सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा पर निर्भर करता है। तो अंतिम निर्णय किसका है? विधानसभा का। ठीक है, कितनी अवधि तक लौटा सकती है? 14 डेज के लिए 14 डेज की अवधि के भीतर अंडर ही लौटाना होता है। चलिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सब लोगों ने रविंद्रास 24x7 लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया हो, और अगर नहीं किया है तो प्लीज अब कर ले। चलिए, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।